डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। देखिए, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में मुझे ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट करा कि जुडिक्शन से रिगार्डिंग वीडियो और बना दो। वैसे तो मैं ये ख़त्म कर चुकी थी प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का, बट मैंने कहा ही था कि अगर किसी को कोई टॉपिक लग रहा है, छूट गया है, इम्पॉर्टेंट है, उनके लिए ये समझना ज़रूरी है, तो यू कैन पोस्ट इन कमेंट। सो कमिंग टू टुडेज टॉपिक, क्या पढ़ेंगे आज हम? चॉइस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। देखिए, अभी तो इतनी सारे हम लेक्चर में पढ़ चुके हैं डिफरेंट टॉपिक्स को, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक बार और ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बताते वक्त मुझे ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हमारे प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में जो प्रोसीड होता है ना, यानी प्रोसेस स्टार्ट से लेके एंड, एक जैसे केस होता है नॉर्मल किसी डोमेस्टिक लॉ के अंडर या किसी म्यूनिसिपल कंट्री के अंदर जब हम लॉ अप्लाई करते हैं, तो जो इंटरनेशनल लॉ है ना, उसमें जो फर्स्ट स्टेज होती है, ठीक है, वो होती है चॉइस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, राइट। इसमें जो सेकंड स्टेज होती है वो क्या रहती है? तो फर्स्ट होगी चॉइस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, सेकंड क्या रहती है? चॉइस ऑफ लॉ, राइट। और जो थर्ड स्टेज होती है वो होती है एग्जीक्यूशन ऑफ, हम इसको डिक्री भी बोल सकते हैं, जनरल, लेकिन आपको कहीं कहीं, या मैंने अपनी एक वीडियो में अभी लास्ट बताया है, रिकॉग्निशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन जजमेंट। ये मेरी एक वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता रखा है, फॉरेन एलिमेंट प्लस स्टेजेस ऑफ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ या स्टेजेस अंडर प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। तो ये 3 स्टेज है जिसमें ट्रैवल करता है। तो वो फर्स्ट स्टेज है ना, वो है चॉइस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, सेकंड है चॉइस ऑफ लॉ, थर्ड है किसी भी फॉरेन जजमेंट पास हो गई है तो उसकी एग्जीक्यूशन करना, उसका एनफोर्समेंट करना, राइट। तो ये जो 2 चीज़ें हैं, ये हम ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि लॉ का जब कन्फ्लिक्ट होता है तो कौन से प्रिंसिपल हैं जो अप्लाई होते हैं। आज का जो टॉपिक है वो फर्स्ट स्टेज है। अब आप कहोगे फर्स्ट स्टेज है तो हम क्या देखेंगे, क्योंकि देखिए, अगर मान लो कोई डिस्प्यूट हो जाता है और उसमें लिटिगेंट फाइट कर रहे हैं, और जिसमें जो प्लेंटिफ है, यानी वो एग्रीव्ड है जो भी पर्सन, तो वो प्लेंटिफ है, तो वो सबसे पहला क्या काम करता है? इवन हम भी सोचेंगे तो हम सबसे पहले क्या काम करता है? अभी अब इस केस को लेके जाएं कहाँ, है ना। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही मन मर्जी चलेगी। प्लेंटिफ कहेगा मैं उस कंट्री में चला जाता हूँ, उसमें चला जाता हूँ, बिकॉज यहाँ पे फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन भी इन्वॉल्व है, एक दूसरा देश इन्वॉल्व है, तो वो अपनी मन मर्जी से नहीं कर सकता। तो कुछ तो साउंड प्रिंसिपल होने चाहिए। तो कमिंग टू दोज प्रिंसिपल, सबसे पहले है ज्यूरिसडिक्शन होता क्या है, यानी कौन से कोर्ट में। तो ज्यूरिसडिक्शन को हम कई बार कोर्ट बोलते हैं, फोरम बोलते हैं, यानी चॉइस ऑफ कोर्ट, चॉइस ऑफ फोरम, इसको वेन्यू बोलते हैं। एंड ज्यूरिसडिक्शन एक्चुअली पावर ऑफ कोर्ट होती है टू टेक अप द सूट एंड टू डील विद इट, टू हियर विद इट एंड टू डिसाइड। डिस्प्यूट उसके कोर्ट में आया है, उसको सुनना, एविडेंसेस लेना, एंड देन ऑन बेसिस ऑफ दोज एविडेंसेस डिसाइड कर देना। तो ज्यूरिसडिक्शन अगर कोर्ट की नहीं है, एक सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे इंडिया में अगर आप इस पॉइंट को समझोगे तो आपको फॉरेन भी इजीली समझ आएगा कि जैसे कि इंडिया में इट इज़ स्पेसिफाइड दैट जो कंज्यूमर्स और सर्विस से रिलेटेड, गुड्स एंड सर्विस से रिलेटेड जो सूट हैं कंज्यूमर्स के, वो कंज्यूमर फोरम में चलेंगे, ना कि सिविल कोर्ट में। तो अब अगर एक बंदा अपने केस को लेके सिविल कोर्ट में चला जाएगा तो उस कोर्ट के पास कॉम्पिटेंसी नहीं है या पावर नहीं है टू हियर दैट सूट ओरिजिनली। लेटर ऑन अगर कोई कोर्ट से तो आएगा, लेकिन डायरेक्टली लेके नहीं जा सकता। सिमिलरली हम अपने किसी भी सूट को लेके हाई कोर्ट नहीं जा सकते, सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, अनलेस अंटिल समवेयर इट इज़ मैंशनड विद इन लॉ कि जा सकते हो तो चले जाओ, बट नहीं जा सकते।
तो जिस तरीके से इंडिया में आपने टाइप ऑफ जुडिक्शंस पढ़ी होंगी, लाइक टेरिटोरियल जुडिक्शन इज देयर, पेक्यूनरी जुडिक्शन इज देयर, then subject matter wise jurisdiction is there, one is appellate jurisdiction, then original jurisdiction, then writ jurisdiction. So क्या पर्पज़ है इतनी टाइप ऑफ जुडिक्शन पढ़ने का? और ये समहाउ बाकी देशों में भी प्लस माइनस जुडिक्शन के टाइप हैं। क्यों? अगर ऐसा कुछ क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे, और स्पेसिफिकली अगर हम इंडिया की बात करें तो इतनी पॉपुलेशन, जिसका मुंह जिधर उठेगा उधर चल पड़ेगा, वो कोर्ट चूज़ कर लेगा, वो कोर्ट चूज़ कर लेगा, क्योस हो जाएगा, सिस्टम ब्रेक हो जाएगा। अभी जैसे फैमिली कोर्ट एस्टैब्लिश कर दिए हैं, ट्रिब्यूनल्स बना दिए गए हैं, आर्बिट्रेशन के प्रोसेसेस हैं, इतने के लिए क्या है कि कोर्ट को बर्डनसम कम करना। सेकेंडली, अगर एरिया डिफाइन नहीं होगा तो एक सूट को कोर्ट को अंडरस्टैंड करना, लिटिगेंट्स को उसको इधर वो प्लेंटिफ है तो परस्यू करना, डिफेंडेंट है तो अपने आप को डिफेंड करना बहुत ज़्यादा टिकी हो जाएगा। क्योंकि जिस एरिया में वो रहते हैं, जहाँ पे कोज हुआ है, वहाँ पे एविडेंसेस मिलेंगे, बहुत कुछ साबित करने के लिए या डिफेंड करने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो जुडिक्शन की इम्पोर्टेंस पता है आपको। लेकिन जब प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में जुडिक्शन की बात होती है तो हमने कनेक्टिंग फैक्टर पढ़े हैं अपने इसमें कि कनेक्टिंग फैक्टर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डोमिसाइल इज़ देयर, नेशनैलिटी इज़ देयर, कॉज ऑफ एक्शन इज़ देयर, इवन द इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, सक्सेशन है, विल है, मैरिज है, कॉन्ट्रैक्ट है, टोट है, ये अलग अलग भी प्रोविज़न नंबर ऑफ, मतलब ढेर लग जाएगा अगर हम देखेंगे तो कितने सारे प्रिंसिपल या रूल इस चीज़ को गवर्न करते हैं। लेकिन जब हम जुडिक्शन की बात करते हैं अंडर प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, तो जैसे मैंने अभी ये टाइप विद इन म्यूनिसिपल लॉ बताई, क्या प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में भी टाइप है? तो अगर ब्रॉडली देखा जाए तो अगर हम प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में टाइप्स की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे दो टाइप है। एक तो होता है जनरल जुरिडिक्शन और एक होती है स्पेसिफिक, और हम इसको कई जगह स्पेसिफाइड भी पढ़ेंगे, मतलब आपको लिखा हुआ मिलेगा स्पेसिफाइड जुरिस्डिक्शन। तो ये नाम ही सजेस्ट कर रहे हैं। जनरल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है? जनरल यानी जनरली क्या, कब फॉरम किसी भी केस को टेकअप कर सकता है। ठीक है, तो वो जो जनरल है ना, वो मतलब इन जनरल अगर वर्ल्ड लेवल पे ये इंग्लैंड, यूएसए, यूरोपियन यूनियन में बहुत जगह, और अगर कॉमन लॉ में है, सिविल लॉ है, डिफरेंट है आपस में। लेकिन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में क्या हो रहा है कि ये जो डिफरेंसेस है ना, ये धीरे धीरे कम होके जनरल प्रिंसिपल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। यानी एक से ज़्यादा सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होने से एक से ज़्यादा प्रिंसिपल अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हम जनरल जुडिक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे जनरल जुडिक्शन के डोमेन में कौन आता है? डोमिसाइल। ठीक है, यानी पार्टीज का डोमिसाइल, और पार्टीज में भी प्लेंटिफ समवेयर, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ डिफेंडेंट। क्योंकि जब हम डोमिसाइल की बात करते हैं तो डोमिसाइल ऑफ डिफेंडेंट की बात करते हैं, ना कि प्लेंटिफ की। अभी ये हम अपने सिविल प्रोसीजर कोड की प्रोविज़न भी मैं आपको बता दूंगी, लेकिन जनरली हम डिफेंडेंट को क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज इन द चॉइस ऑफ जुडिक्शन, या कन्फ्लिक्ट हो रहा है जुडिक्शन का, एक से ज़्यादा जुडिक्शन अवेलेबल है, तो प्लेंटिफ के पास तो ऑलरेडी चॉइस है, बट डिफेंडेंट को तो पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ केस डलेगा। तो ऐसे तो वर्ल्ड के वो अगर 10 हिस्सों में अगर जुडिक्शन बनती है तो प्लेंटिफ की तो प्रिविलेज है ना। डिफेंडेंट हमेशा एक एंड पे आ जाएगा कि वो कई बार प्रोसीड ही नहीं कर पाएगा उस केस को, अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए जो डोमिसाइल है वो ऑफ डिफेंडेंट है, समवेयर प्लेंटिफ है। लेकिन जब हम स्पेशल या स्पेसिफिक जुडिक्शन की बात करते हैं तो इसमें अदर कनेक्टिंग फैक्टर्स, क्योंकि डोमिसाइल इटसेल्फ इज अ कनेक्टिंग फैक्टर ना, तो अदर कनेक्टिंग फैक्टर्स है ना, लाइक सबसे इंपॉर्टेंट है कॉज ऑफ एक्शन, और भी हैं बट कॉज ऑफ एक्शन। जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन हुआ है, एक्टस हो सकता है, और प्लेस ऑफ प्रॉपर्टी वो हो सकता है, मैरिज की प्रोविजंस में पर्सनल लॉ हो सकता है, राइट।
क्योंकि पर्सनल लॉ ऑलवेज फॉलोज द मैन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो फिर ऐसे नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो वो जो नंबर ऑफ कनेक्टिंग फैक्टर्स हैं वो आ जाते हैं स्पेसिफाइड ज्यूरिडिक्शन में, यानी अगर वो पर्टिकुलर फैक्टर उस ज्यूरिडिक्शन को कनेक्ट कर रहा है तो उस फोरम का ज्यूरिडिक्शन होगा, नहीं कर रहा तो नहीं होगा। जनरल का क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल डिफेंडेंट है, वो एक पर्सन है, मान लो उसकी डेथ हो गई एक पर्सन की कहीं पे भी, तो एक जनरल रूल ज्यूरिडिक्शन का ये है कि जिस फोरम के अंडर उसकी डेथ हुई है उस फोरम की ज्यूरिडिक्शन है, लॉ में भी अप्लाई ना होता हो। जैसे फॉर एग्जांपल, ये मैंने आपको कहीं ना कहीं एक एग्जांपल ज़रूर कोट करा होगा कि एक पर्सन मर गया विदाउट मेकिंग द विल, राइट। नाउ क्वेश्चन अराइजेज कि उसकी प्रॉपर्टी कैसे डिवॉल्व होएगी, तो लॉ तो कहीं भी अप्लाई होएगा, उसके डोमिसाइल के अकॉर्डिंग होगी, उसकी नेशनैलिटी के अकॉर्डिंग होगी, या कोई और भी लॉ है। लेकिन फर्स्ट जो टेकअप करेगा ना कोर्ट, वो है जिस जुडिक्शन में उसकी डेथ हुई है, यानी जहाँ पे उसकी डेथ हुई है। सेकेंडली, जब हम डिफेंडेंट की बात करते हैं ना, तो जुरिडिक्शन में हमने एक डिफेंडेंट वर्ड लिख दिया, लेकिन डिफेंडेंट कैसे डिफेंडेंट, मतलब जैसे कि आप इसको ऐसे समझो कि मैं एक डिफेंडेंट वर्ड बोल रही हूँ। अब मैंने आपको बहुत बार ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं ना कि मैं तो 5 दिन के वीज़ा पे कहीं घूमने गई, सपोज वहाँ पे कुछ हो गया, टोट का एग्जाम्पल इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, कि वहाँ पे कुछ टोट कमिट हो गया, मान लो मैंने कमिट कर दिया कुछ, 5 दिन बाद मुझे इंडिया वापस आना ही आना था, तो आई केम बैक। बट नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि ये जो मैं डिफेंडेंट हूँ, ये जब एक्ट हुआ तो मैं वहीं थी, मतलब मे बी फॉर टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम, बट आई वॉज देयर एट द टाइम ऑफ एक्ट, जब वो एक्ट हुआ तो मेरी प्रेजेंस तो वहाँ है। वो अलग बात है 5 दिन बाद मैं लौट भी आई। तो इस बेसिस पे डिफेंडेंट जो है ना, यहाँ पे हम 3 कैटेगरी के डिफेंडेंट लेते हैं प्राइवेट इंटरनेशनल में। एक तो प्रेजेंट अंडर द ज्यूरिसडिक्शन, मतलब वो वहाँ प्रेजेंट है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट को लेके केस है। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फॉर्म इंडिया में हुआ, दोनों पार्टीज इंडिया में थी, एक पार्टी फॉरेनर थी, एक पार्टी इंडिया की थी। फिर क्योंकि वो जो कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर था ना वो फॉरेन कंट्री में था, तो दोनों पार्टी फॉरेन कंट्री में चली गई उसकी एग्जीक्यूशन के लिए, वहाँ पे ब्रीच हो गया कॉन्ट्रैक्ट का। तो नाउ तो डिफेंडेंट इज़ देयर, क्योंकि वो तो बिजनेस कर रहे हैं और वो गए थे अपने लंबे समय के लिए, मान लो उनका वीज़ा इस तरह का है, बिजनेस वीज़ा है उनके पास, 10 साल का वीज़ा लगा हुआ है, आते जाते रहते हैं वहीं पर ही, या अब वो वहीं पे रहेंगे अगले 2-3 साल, तो डिफेंडेंट इज प्रेजेंट अंडर द जुडिक्शन। इसका दूसरा एग्जांपल लिख सकते हो, कोई स्टूडेंट वीज़ा पे गया हुआ है 5 साल के लिए पीएचडी करने, सपोज अब उस 5 साल में कुछ होगा तो ही इज़ प्रेजेंट इन द कंसर्न्ड एरिया, तो वो कहीं नहीं है, भले ही वो इंडियन है, उसका डोमिसाइल इंडिया का है, नेशनैलिटी भी इंडिया है मान लो, लेकिन स्टिल ही इज़ प्रेजेंट, तो ये तो प्रेजेंट है, तो इसके खिलाफ तो कोई इशू ही नहीं है। अगर वहाँ पे जो बन रहा है कोर्ट का पावर है, प्लेंटिफ कहेगा मैं अमेरिका में केस फाइल करूँगा, डिफेंडेंट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन अमेरिका, तो फिर तो कोर्ट की जुडिक्शन है। एक तो ये। सेकंड क्या है, जो डिफेंडेंट है ना वो टेम्परेरीली प्रेजेंट है, राइट। और हम इसको कई बार ट्रांजिट डिफेंडेंट भी बोलते हैं, या डिफेंडेंट इन ट्रांजिट भी बोलते हैं, राइट। तो ये जो डिफेंडेंट इन ट्रांजिट है, पहले मैं ये इरेज करूँ, है ना, तो आपको ये समझ आया ना कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम टाइप कर रहे हैं, ठीक है। तो एक ट्रांजिट डिफेंडेंट इन ट्रांजिट हो गया कि वो आया था, जैसे मैंने पहला एग्जांपल दिया, बट वो चला गया वापस, तो 5 दिन 10 दिन, तो एट द टाइम ऑफ एक्ट या एट द टाइम ऑफ कॉज ऑफ एक्शन वो वहाँ था, बट अभी नहीं है। एक और थर्ड टाइप होती है कि भले ही वो है या नहीं है, टेम्परेरीली वहाँ है या वो कभी था ही नहीं उस जुडिक्शन में। मान लो कॉज ऑफ एक्शन इस तरीके का है कि बंदा इंडिया से बाहर नहीं गया, लेकिन उसकी डीलिंग हो रही है कि इंडिया से बाहर के बंदे की, अब वो कभी गया ही नहीं, उस जुडिक्शन में वो कभी नहीं गया, तो फिजिकली ही इज नॉट प्रेजेंट। फिजिकल प्रेजेंस
उसकी नहीं है, क्योंकि देखिए जब हम डिफेंडेंट की बात करें तो हम उसकी फिजिकल प्रेजेंस की बात कर रहे हैं, तो वो दुनिया में तो एग्जिस्ट करता है, तभी तो वो डिफेंडेंट है, मतलब उसने कुछ उसके खिलाफ केस है, लेकिन एटलीस्ट उस फोरम में या तो वो प्रेजेंट है, चल रहा है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द सूट जब वो हुआ, दूसरा वो था एट द टाइम ऑफ एक्ट बट नॉट नाउ, वो चला गया। थर्ड क्या है, डिफेंडेंट हैज सबमिटेड हिमसेल्फ टू दैट जुरिडिक्शन या टू द जुरिडिक्शन ऑफ कंसर्न्ड कोर्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो किसी ने इंडिया में केस फाइल कर दिया, हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट है, ये बहुत सारे केसेस में ये है भी सही ऐसा कि फॉरेन में रहते थे कपल, हस्बैंड वाइफ, बोथ आर हिंदू, मैरिड अंडर हिंदू लॉ, बट दे शिफ्टेड टू सम अदर कंट्री, मे बी दे टेक द सिटीजनशिप ऑफ दैट कंट्री, बट जब डिस्प्यूट हुआ तो वाइफ जो है वो झगड़ वगड़ के बेशक हस्बैंड ने निकाल दिया या वो छोड़ के आ गई, वो अपने पेरेंट्स के पास इंडिया वापस आ गई, तो दो शी इज सिटीजन ऑफ अमेरिका, हस्बैंड इज ऑल्सो सिटीजन ऑफ अमेरिका, बट राइट नाउ शी इज इन इंडिया। इंडियन लॉ ये कहते हैं कि अगर हिंदू लेडी है और अगर वो अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट कुछ भी केस फाइल करना चाहते हैं, लाइक रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स है, मेंटेनेंस है, तो वैसा केस वो कहाँ डाल सकती है, जहाँ पे वो करंटली रिजाइड कर रही हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी लॉन्ग पीरियड के लिए रिजाइड कर रही हो, तो इंडियन कोर्ट क्या करेंगे, हैव द जुडिक्शन, उन्होंने टेकअप कर लिया केस। अब हस्बैंड क्या कह रहा है कि हम तो यहाँ रहते ही नहीं और ये अभी आई है 2-3-4 महीने से, मे बी 6 महीने से, बट ये तो यहाँ की सिटीजन भी नहीं है, बट देन ऑल्सो जुडिक्शन क्या है, कोर्ट ने ले ली, तो अब तो जो डिफेंडेंट है वो तो एब्सेंट है। मान लो वो ये कह रही है मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुई है, मेरे से दहेज मांगा गया है या मारपीट हुई है, तो उसने आके इंडियन लॉज को अप्लाई करा ना, तो उस सारे में वो ये कह रहा है कि इनकी जुडिक्शन नहीं है इंडियन कोर्ट की, बट इंडियन कोर्ट हैज़ डिसाइडेड, सुप्रीम कोर्ट इन नंबर ऑफ केसेस सिमिलर से फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस में, कि इफ वाइफ इज रिजाइडिंग इन इंडिया एंड शी इज हिंदू एंड शी मैरिड अंडर द हिंदू लॉज, तो फिर भाई इंडियन कोर्ट की जुडिक्शन है, वेदर द डिफेंडेंट इज प्रेजेंट और नॉट। इसका मतलब क्या है कि डिफेंडेंट इन एब्सेंशिया, इन एब्सेंशिया मतलब एब्सेंट है वो, तो उसकी एब्सेंस में भी केस चल पड़ेगा क्या, तो इसको लेके डाउट है, ठीक है। तो ये जो 3 सिचुएशन है इनमें से कोई एक हो तो वो एब्सेंट नहीं माना जाएगा। हाँ, ये जो ट्रांजिट वाला है ना, ये आ जाता है इसमें कभी कभी, ज़्यादातर, कभी कभी ज़्यादातर, क्यों मैं कभी कभी ज़्यादातर कह रही हूँ, कभी कभी तब आएगा जब ये जो ट्रांजिट है ये लॉन्ग इनफ है और वो उसको पता है सूट फाइल होने वाला है और वो चल पड़ा कि मैं यहाँ पे अपने आप को सबमिट नहीं करूँगा, या वो ट्रांजिट में यानी थोड़े समय के लिए था, लेकिन बाद में उसने क्या करा, जब उसके पास सम्मन आए ना, उसने रिप्लाई करा, वो अपीयर हो गया कोर्ट के सामने, तो यानी कि ये वाली प्रोविज़न इन्वोक हो गई कि ही हैज़ वॉलेंटरली सबमिट। ये जो सबमिट है ना, ये वॉलेंटरली है, उसने वॉलेंटरली अपने आप को सबमिट कर दिया, तो इसका मतलब क्या है भाई, उसको एक राइट टू हियर का मौका मिल गया, राइट टू रिप्रेजेंट हो गया, और वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए जब पहुंच ही गया है फोरम के अंदर, तो फिर तो उसके एब्सेंशिया का कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन डाइसी ने भी, चेशायर ने भी एंड इंडियन कोर्ट्स ने भी, ये मैंने आपको एक सत्यावर्षित तेजा का केस बताया था, ये केस तो आप कई जगह पे इन्वॉल्व कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी लीडिंग केस है। 75 में लिखती हूँ, कई जगह आपको जजमेंट में ये 74 भी लिखा हो सकता है, बट ये 75 इसका डिसीजन ईयर हो गया था, मतलब जब वो आता है AIR में। तो चेशायर और डाइसी ने भी कहा है कि डिफेंडेंट एब्सेंशिया अगर है तो कोर्ट कैन नॉट पास a judgment or decree, and if he passed that decree, the decree is termed as null and void, that decree is nullity,
मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपने डिफेंडेंट को अपीयर होने का मौका नहीं दिया। तो डिफेंडेंट कैसा है तब इस बात पे डिपेंड करता है कि क्या फॉरेन कोर्ट की जुडिक्शन है। तो इसमें ना एक सेकेंड भाई, लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। ये जो मैं आपको जुडिक्शन बता रही हूँ ना, तो इसमें एक केस है पिपर एयरलाइंस वर्सेस रेनो, और ये 1981 का केस है। ठीक है, एक मिनट। तो ये भाई एक मिनट, मेरा मार्कर मैंने बदला है। तो अब देखिए, ये पाइपर एयरलाइंस रेनो का जो केस था 1981 का, इसमें क्या हुआ कि जो एयरलाइंस थी ना, इनका एक शॉर्ट जर्नी का वो था, एयरलाइंस था, मतलब कि जो एरोप्लेन्स थे वो शॉर्ट ड्यूरेशन की जर्नीज़ के लिए थे। इसमें क्या हुआ, स्कॉटलैंड में, राइट, स्कॉटलैंड में एक्सीडेंट हो गया, मतलब कि प्लेन क्रैश हो गया। और ये जो प्लेन क्रैश था वो कुछ टेक्निकल्स कारण माने गए कि उन टेक्निकल रीजंस की वजह से वो प्लेन है जो उसमें जो पैसेंजर थे वो इंजर्ड हो गए, डेथ हो गई। तो जो उन पैसेंजर्स थे उनके रिलेटिव ने केस फाइल किया अमेरिका में। तो इसमें जो डिसीजन आया प्लस में जो फैक्ट थे वो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि जब ये स्कॉटलैंड में हुआ तो जो रिलेटिव्स थे जिनके बिहाफ पे प्लेंटिफ ने सूट फाइल करा वो स्कॉटिश थे, जो पायलट था वो स्कॉटिश था, जो जर्नी थी एयरलाइंस ने, जो उस एरोप्लेन की जर्नी थी वो स्टार्ट और एंड पॉइंट दोनों ही स्कॉटलैंड थे। सिर्फ जो कनेक्टिंग फैक्टर उन्होंने प्लेंटिफ ने एस्टैब्लिश करने की कोशिश किया, व्हाई द अमेरिकन कोर्ट हैज जुडिक्शन, तो वो जो पॉइंट था ना वो पता क्या था, वो सिर्फ इतना सा था कि अमेरिका में मैन्युफैक्चरर हैं और जो प्रोपेलेंट सप्लायर हैं वो अमेरिकन थे। लेकिन अमेरिकन कोर्ट ने इस केस को वो करते हुए, डिसमिस करते हुए ये कहा कि अमेरिकन कोर्ट हैज़ नो जुडिक्शन टू डील विद दिस केस। व्हाई द प्लेंटिफ चूज दैट फोरम, बिकॉज उनको स्कॉटलैंड के लॉ में वो रेमेडीज जो वो चाहते थे, जितनी चाहते थे, वो अवेलेबल नहीं थी। तो उनको लगा द अमेरिकन कोर्ट्स आर competent enough or their law is much beneficial to them as compared to Scottish law, तो they choose that forum। मगर इसको केस माना गया फोरम शॉपिंग का। नाउ दिस टर्म फोरम शॉपिंग, सो व्हाट इज फोरम शॉपिंग। और जब हम फोरम शॉपिंग का केस माना गया, तो जब हम फोरम शॉपिंग वर्ड यूज करते हैं तो एक फोरम नॉन कन्वीनियंट भी है, फोरम नॉन कन्वीनियंस जिसको कहते हैं कि ये दो। अब इसमें क्या है, जब हम फोरम नॉन कन्वीनियंस बोलते हैं तो इट इज़ एडमिटेड प्रिंसिपल, बट जब हम फोरम शॉपिंग की बात करते हैं तो इट इज़ ए डिस्कार्डेड प्रिंसिपल। सभी देश के कोर्ट इसको डिस्कार्ड करते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो, कि फोरम शॉपिंग जो है ना वो नहीं की जा सकती। नाउ वर्ड है शॉपिंग, इसका मतलब क्या होता है, आप फोरम की शॉपिंग कर रहे हो। तो शॉपिंग का मतलब आपके लिए जो कन्वीनियंट है ज़्यादा, आपको लग रहा है आपके लिए बेनिफिशियल है ज़्यादा, या आपको लग रहा है डिफेंडेंट का जो भी हार्म हो लेट बी, बट हमें ये ज़्यादा कन्वीनियंट लग रहा है, तो कन्वीनियंस इज अलाउड बट फोरम शॉपिंग इज नॉट अलाउड। तो फोरम शॉपिंग में यहाँ जैसे क्या था कि वो स्कॉटलैंड को छोड़ के अमेरिका क्यों गए केस फाइल करने, दिस इज क्लियर कट the extra benefit they want to take, or the extra you can say a more beneficial forum they want to choose. Defendant
स्कॉटलैंड के हैं, उनको वहाँ आना पड़ेगा या उनके हिसाब से, लॉ के हिसाब से केस डिसाइड हो जाएगा लेक्स फोरी के अकॉर्डिंग। लेकिन फोरम नॉन कन्वीनियंस का मतलब है अगर डिफेंडेंट को हार्डशिप हो रही है, समहाउ प्लेंटिफ को ज़्यादा हार्डशिप हो रही है, तो फिर वो फोरम नॉन कन्वीनियंस मान के कोर्ट डिक्लाइन कर सकता है कि दिस फोरम इज इनकन्वीनियंट फॉर द डिफेंडेंट, क्योंकि प्लेंटिफ ने तो चूज ही करा है, लेकिन डिफेंडेंट के लिए वो बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंट है। इसका फॉर एग्जांपल है जो कंज्यूमर्स है ना, जैसे ऑनलाइन बिजनेस है या बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके कंज्यूमर्स वर्ल्ड वाइड फैले हुए हैं, लाइक अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है। अब ये और जैसे ईबे जैसी कंपनियां, आप डायरेक्ट फॉरेन कंट्रीज़ के जो पोर्टल्स हैं वहाँ से आप सामान मंगवाते हो, तो इट डज़ नॉट मीन ना कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है तो अगर कंज्यूमर डिफेंडेंट है तो वो जाके अमेजोन अमेरिका में केस फाइल करेगा। ज़्यादातर बड़ी बड़ी कंपनियाँ, खासकर जब यहाँ पे कंपनियाँ इन्वॉल्व होती हैं ना, कंपनीज हैं, तो उनका जो डोमिसाइल है या प्लेस है वो प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है, जहाँ पे उनकी रजिस्ट्रेशन है, जहाँ पे वो कंपनी स्टार्ट है। तो बड़ी बड़ी कंपनियाँ तो सिलिकॉन वैली में चली जाएंगी अगर वो आईटी की हैं। वो बड़े बड़े जो सिटीज़ है ना, उनको वो अपने ऑफिस बनाती हैं, भले ही उनकी प्रोडक्शन कहीं और हो रही हो, सेल कहीं और हो रही हो, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सभी केस उनके प्लेस ऑफ डोमिसाइल पे चलेंगे, या जहाँ पे ब्रीच हुआ उन्होंने ऑर्डर किया था तो वो ब्रीच वहाँ माना जाएगा। तो इसको फोरम इनकन्वीनियंस कहते हैं या नॉन कन्वीनियंट कहते हैं। तो अगर वो कन्वीनियंट नहीं है तो कोर्ट डिक्लाइन कर देता है जुडिक्शन को लेने से, वो कहेगा नहीं भाई प्लीज़ एक प्रॉपर फॉर्म में चले जाओ, दैट इज़ मोर कन्वीनियंट टू प्लेंटिफ एज वेल एज डिफेंडेंट। तो यहाँ पे लेकिन जब हम ज्यूरिडिक्शन के ये पढ़ रहे हैं तो हमारे पास एक और चीज होती है, एज्यूम्ड ज्यूरिडिक्शन। अब नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि ये ज्यूरिस्डिक्शन, कि ये एज्यूम्ड ज्यूरिडिक्शन क्या है, यानी कि कोर्ट हैज नो ज्यूरिडिक्शन पर उसने एज्यूम कर ली है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो फोरम नॉन कन्वीनियंस है, अगर इससे एक ऐसे कोर्ट में डाला जाए, जैसे मैंने अभी एक हस्बैंड वाइफ का एग्जांपल दिया था, लेट रिपीट दैट एग्जांपल हियर ऑल्सो, आपको ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड होगा। कि मान लो वाइफ यहाँ आई, अब वाइफ या तो अमेरिका वापस जाए और वहाँ केस डाले, या क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसको निकाला है, या वो खुद डिजर्ट करा है, या उसके साथ कुछ डोमेस्टिक वायलेंस हुई, या वट इस तरह का कोई सिचुएशन है कि इट इज़ इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द डिफेंडेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं कोर्ट डिफेंडेंट फ्रेंडली होते हैं, लॉ भी डिफेंडेंट फ्रेंडली होते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लेंटिफ का फ्रेंडली है कोर्ट कह रहा है कि प्लेंटिफ अगर हमारी जुडिक्शन में रिजाइड कर रहा है फॉर टेम्परेरी पीरियड ऑल्सो, देन ही कैन चूज द फोरम। इसका मतलब क्या है, कोर्ट हैज़ एम्पल पावर टू अज्यूम द जुडिक्शन, मे बी ही हैज़ नॉट, एक्सप्लिसिटली देखोगे तो नहीं है, लेकिन ही कैन अज्यूम्ड इट। तो अज्यूम्ड क्यों करेंगे, और जब हम फॉरम नॉन कन्वीनियंस कर रहे हैं तो डिक्लाइन कैसे करेंगे, तो देयर इज ए डिस्क्रिशनरी ज्यूरिसडिक्शन की भी कंसेप्ट है। अब आप कहोगे ये क्या आ गया, ये नंबर ऑफ चीज़ें देखो हम लगातार पढ़ रहे हैं कि हम कह रहे हैं फोरम कन्वीनियंट नहीं है फॉर द डिफेंडेंट, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट हैज़ डिस्क्रिशन। जब एक से ज़्यादा चॉइस होती हैं जुडिक्शन की तो कोर्ट क्या करेगा, डिक्लाइन कर देगा जुडिक्शन टेकअप करने से। अज्यूम में क्या करेगा, दो ही हैज़ लेस कनेक्टेड जुडिक्शन और मे बी फार अवे फॉरम है, बट डिफेंडेंट को कन्वीनियंट है, अगर वो दूसरे फॉर्म को चूज करेगा तो डिफेंडेंट इनकन्वीनियंट हो जाएगा, तो ही कैन अज्यूम्ड द जुडिक्शन दो एक्सप्लिसिटली नॉट हैविंग। डिस्क्रिशनरी में क्या है, ही हैज़ डिस्क्रिशन टू डिक्लाइन एज वेल एज टू एक्सेप्ट, मतलब म्यूचुअली है ये टर्म्स, आप समझो इस और इस कंसेप्ट को लेकर के। उसके अलावा एक होती है इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन। अब ये भी आप देखो टाइप में करेंगे, है ना, कि अब जब हम ये, लेकिन टाइप कैसे करेंगे, ये ज्यूरिसडिक्शन की टाइप नहीं है, ये पावर ऑफ कोर्ट है। अब आप सोचोगे हम तो टाइप कर रहे हैं तो क्या इसको टाइप में कर लेंगे, तो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन, अज्यूम्ड ज्यूरिसडिक्शन, डिस्क्रिशनरी ज्यूरिसडिक्शन या डिस्क्रिशनरी पावर टू हैव ज्यूरिसडिक्शन, ये है कोर्ट की पावर कि दो ही इज नॉट द करेक्ट फॉर्म बट
अगर डिफेंडेंट के साथ इनजस्टिस हो रहा है, अगर डिफेंडेंट को हार्डशिप हो रही है अननेसेसरी, देखो नॉमिनल हार्डशिप तो होएगी डिफेंडेंट को, बट अगर ज़्यादा हार्डशिप हो रही है तो फिर जो फोरम है वो फोरम जो है वो डिसाइड कर सकता है कि वेदर ही इज़ हैविंग जुडिक्शन और नॉट। जैसे फॉर एग्जांपल इनहेरेंट जुडिक्शन है तो इसको लेट सेक्शन 151 ऑफ CPC सिविल प्रोसीजर कोड से समझेंगे कि वो कहते हैं कोर्ट को जो कुछ भी रिटन है उसी में वो चलेगा। तो यहाँ पे हम जुडिक्शन हटा के इनहेरेंट पावर कह सकते हैं ना, वहाँ पे पावर है। तो हर एक कोर्ट के पास एक इनहेरेंट पावर होती है, किस चीज़ के लिए? टू स्टॉप एब्यूज ऑफ पावर, यानी कोई अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ कौन कर रहा है? प्लेंटिफ। और फॉर एंड्स ऑफ जस्टिस, यानी जस्टिस करने के लिए, जस्टिस करने के लिए और एब्यूज ऑफ पावर को रोकने के लिए, यानी प्लेंटिफ अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, उसके पास चॉइस है, वो सबसे वो वाला फोरम चूज किया है जो डिफेंडेंट के लिए बहुत ही इनकन्वीनियंट है और कहीं ना कहीं प्लेंटिफ जो है वो अपना ज़्यादा बेनिफिट देख रहा है एज कम्पेयर टू एक बैलेंस्ड अप्रोच। तो कोर्ट बैलेंस्ड अप्रोच करेंगे तो इनमें से कोई भी पावर का इस्तेमाल करके ही कैन टेक अप द केस, दो मे नॉट और ही में डिक्लाइन टू टेक अप द कोर्ट बिकॉज इट इज़ इनकन्वीनियंट। तो ये जो जुडिक्शन है ना, ये हमारी आ जाती हैं एज्यूम्ड डिस्क्रिशनरी एंड इनहेरेंट जुडिक्शन और इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट टू टेक अप द सूट। ठीक है। उसके अलावा जैसे अब हम इतनी चीज़ें कर रहे हैं तो अब हम ये भी कह रहे हैं कि अगर पावर ऑफ कोर्ट है या जो हम ये सब कर रहे हैं उसमें इसमें ना जुडिक्शन का एक और मज़ेदार केस मुझे ध्यान आ गया। ये हमारा है एक सेकंड, ये केस से पहले मैं आपको इससे रिलेटेड एक चीज़ बताना चाहती हूँ। देखो जब हम ज्यूरिडिक्शन टेकअप करेंगे ना कोर्ट को, इस केस को मैं उस रेलेवेंट उसमें बताऊंगी। जब हम ज्यूरिडिक्शन टेकअप करेंगे तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये जो हार्डशिप हो रही है, हम बार बार एक हार्डशिप की बात कर रहे हैं, तो क्या जो हार्डशिप हो रही है वो इस तरह की हो रही है कि ज्यूरिस्डिक्शन एक का कनेक्टेड फैक्टर का डिस्टेंस देखा जाएगा। डिस्टेंस का मतलब है हाउ नियरली कनेक्टेड और हाउ फार इट इज़ फ्रॉम द फोरम कनेक्शन में, वो देखा जाएगा, या कन्वीनियंस ऑफ डिफेंडेंट देखी जाएगी, या एक्चुअली कॉज ऑफ एक्शन जो हुआ है उससे वो जुडिक्शन रिलेटेड है नहीं। क्योंकि हमने इनिशियली स्टार्ट में दो तरह की जुडिक्शन करी थी, जनरल स्पेसिफिक। तो जनरल में तो एक डोमिसाइल है हमने कर लिया, लेकिन जब स्पेसिफाइड करते हैं ना उसमें नंबर ऑफ चीज़ें आ जाती हैं। तो नंबर ऑफ चीज़ों में एक ये भी चीज़ आ जाती है कि जब हम जुडिक्शन की स्पेसिफिकली बात करते हैं और हम ये भी कहते हैं कि कोर्ट अज्यूम भी कर सकता है, डिक्लाइन भी कर सकता है, तो जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो क्या होगा जुडिक्शन का? कोर्ट, कनेक्टिंग फैक्टर्स, या जो प्लेंटिफ को चॉइस दे रखी है एम्पल। वाई एम्पल चॉइस? क्योंकि जगह जगह आप डिफरेंट उसमें पढ़ोगे, डिफरेंट प्रोविजंस में पढ़ोगे कि प्लेस ऑफ डिफेंडेंट, ये CPC की प्रोविज़न में अभी आपको डिटेल में बताऊंगी। डिफेंडेंट का प्लेस, उसका वर्क प्लेस, मतलब रेजिडेंशियल प्लेस प्लस में वर्क प्लेस, आप उस पर केस डाल सकते हो। और इसके अलावा स्पेसिफाइड रूल्स हैं। तो इसी तरह का एक केस था जिसके बड़े इंटरेस्टिंग फैक्टर थे जो मैं अभी आपको बता रही थी। वो जब हम लिखेंगे, इनफैक्ट वॉक्सवैगन का मैं पहले बताती हूँ आपको। वॉक्सवैगन वर्सेस और ये वॉक्सवैगन भी वर्ल्ड वाइड वॉक्सवैगन, और ये 1980 का केस है। ये इतना इंटरेस्टिंग केस इसलिए था कि ये जो वर्ल्ड वाइड वॉक्सवैगन था ये तो एक डीलर था, और ये डीलर क्या करा, इन्होंने ओडी कार जो थी वो सेल ऑफ करी टू प्लेंटिफ, राइट। और इसके साथ एक था सीवेज जो कि रिटेलर था, ठीक है।
तो अब इन्होंने क्या करा, ये जो सीवेज था और जो वर्ल्ड वाइड था वॉक्सवैगन का, जो कार मैन्युफैक्चरर थे वो तो थे ही वॉक्सवैगन, तो मैन्युफैक्चरर तो थे ही, लेकिन साथ में ये दो भी थे। इन्होंने ऑडी कार सेल की प्लांटिफ को, प्लांटिफ उसको न्यूयॉर्क से, क्योंकि यहाँ पे न्यूयॉर्क से ली गई, ठीक है, न्यूयॉर्क से ओकलाहोमा में वो अपनी कार को लेके जा रहा था। तो जब वो जा रहा था ना, ड्यूरिंग द जर्नी, जो ऑडी कार थी वो टकरा गई द रियर पार्ट ऑफ अनदर कार, और वो इतनी सी टक्कर से ही उसके इंजन विंजन में आग लग गई। तो जो कारण पता चला वो ये था कि देयर इज़ ए डिफेक्टेड फ्यूल टैंक, उसकी वजह से ही आग लगी और उसके फैमिली मेम्बर्स मतलब काफ़ी ज़्यादा इंजर हो गए। तो उसने ये केस फाइल करा कंपनसेशन के लिए और डैमेजेस के लिए, तो पार्टी बनाया इन सबको। लेकिन इन दो का ये कहना था कोर्ट में कि ओकलाहोमा में कोई जुडिक्शन नहीं है हमारे खिलाफ प्रोसीड करने के लिए। द रीज़न उन्होंने क्यों बताया, बोले नीदर वी आर सेलिंग अवर कार आउट ऑफ न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के अलावा, और उधर से ही रिलेटेड एरिया में हम कहीं नहीं बेचते। ओकलाहोमा में हमारा कोई भी कनेक्शन नहीं है, ना ही हमने कभी वहाँ कारें बेची, एक्सेप्ट ये जो प्लांटिफ न्यूयॉर्क से खरीद के ले जा रहा था। ना ही हमारी कोई और डीलिंग है, ना ही हमारे कोई कॉन्टैक्ट्स हैं ओकलाहोमा में किसी भी तरह के सेल परचेज के। तो ओकलाहोमा कोर्ट का हमारे खिलाफ कोई जुडिक्शन नहीं है, दो मैन्युफैक्चरर का है क्योंकि डिफेक्टेड कार थी। तो न्यूयॉर्क कोर्ट ने इसमें बड़ा अच्छा फैसला देते हुए कहा कि बिल्कुल ही अनकनेक्टेड है, द केस कैन नॉट बी ट्राइड इन द ओकलाहोमा अगेंस्ट दीज टू, बिकॉज एक रिटेलर है एक डीलर है, उनका उस कार के सिवाय बेचने के अलावा वहाँ उस एरिया से कोई कनेक्शन नहीं है। इवन कार की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड इफ़ इट इज़ डिफेक्टेड पीस, तो उससे भी रिलेटेड कोई कनेक्शन नहीं है। तो अगर वो नहीं है तो वो केस नहीं ले सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने न्यूयॉर्क में ये डिसाइड करा। अब प्रॉब्लम पता है क्या होती है, जैसे हम जुडिक्शन की ये बात कर रहे हैं, जैसे मैं अभी पहले भी बता रही थी कि ब्रुसेल्स 1I रेगुलेशंस 2012 में आई थी, वो काफ़ी अप्लाई हुई यूरोपियन यूनियन पे, जो भी मेंबर स्टेट थे, 2 भी आ गई, इवन हेग्स कन्वेंशन थी रिगार्डिंग। लेकिन पता है क्या, यूनिफॉर्मिटी नहीं है ना प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का। तो जो मेंबर स्टेट हैं बहुत कम उसके मेंबर थे, कुछ मेन कंट्री भी उसके मेंबर नहीं थे, तो उसमें एक यूनिफॉर्मिटी होना दिक्कत है। अब अगर हम इन्हीं में सिविल लॉ और कॉमन लॉ की बात करें, जो मैंने पहले भी बताया सिविल लॉ है या कॉमन लॉ है, तो सिविल लॉ तो डोमिसाइल को डील करता है प्लेनली, और जो कॉमन लॉ है वो अदर फैक्टर्स को, अदर कनेक्टिंग फैक्टर्स उनको डील करता है, ठीक है। तो देयर इज कॉन्फ्लिक्ट, बट कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में ये कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, क्योंकि सिविल लॉ कॉमन लॉ मर्ज होकर आगे चल रहा है। मान लो एक बंदा सिविल लॉ के अंडर आ रहा है, दूसरा कॉमन लॉ के आ रहा है, तो वो तो क्या अपना अपना प्लीड करेंगे। तो इसीलिए कोई एक है नहीं, फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये जर्मन पर्सन ये कह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन जर्मन है ना, यानी जर्मनी का नेशनल है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता डिपेंडेंट कहाँ का है, उनके कोर्ट की जुडिक्शन है। यानी अगर वो प्लेंटिफ है और उसको कुछ इंजरी हो जाती है और वो डैमेज क्लेम करना चाहता है, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ डिफेंडेंट कहाँ का है, जो उनके कोर्ट है ना, उनकी जुडिक्शन है। तो ऐसा भी है। इंडिया के कोर्ट हैं वो थोड़ा अलग अलग चीज़ों पे विचार रखते हैं। जैसे वो ये कह रहे हैं कि अगर डिफेंडेंट इन एब्सेंशिया है तो डिग्री नल एंड वॉइड है। अगर उसको मौका ही नहीं मिला प्रेजेंट होने का, अगर उसको कोर्ट के सामने अपनी बात रखने का और एक सूट को डिफेंड करने का मौका ही नहीं दिया, उसकी एब्सेंस में आपने जुडिक्शन ले ली। और ये जो इनकन्वीनियंट है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है कि मान लो डिफेंडेंट इंडिया में है या ये वाइस वर्सा है, डिफेंडेंट अमेरिका में है, इंडिया में प्लेंटिफ है, तो अगर मान लो उसके इकोनॉमिकल मीन्स ऐसे नहीं है कि वो इतने 1000 ट्रैवल करके आ सके, तो वो कैसे आएगा। तो टेक्निकली तो उसको रोक दिया गया और इनजस्टिस हो गया, क्योंकि फॉरम इनकन्वीनियंट था उसके लिए, राइट। इसके अलावा हमारा जो वो है ना सिविल प्रोसीजर कोड, CPC सिविल प्रोसीजर कोड, इसके
क्योंकि देखो जब मैं जुडिक्शन की बात कर रही हूँ तो जब हम बार बार अदर कह रहे हैं ना, जैसे कॉमन लॉ में कहा, स्पेसिफाइड जुडिक्शन में कहा, तो वहाँ पे क्या है, 2-3 चीज़ें और हैं। अब ये स्पेसिफाइड जुडिक्शन है तो उसमें क्या फैक्टर डिसाइड करेंगे, तो 2 फैक्टर अगर हम जुडिक्शन को मान लो ये इस बेसिस पे क्लासीफाई करना चाहें कि किसके अगेंस्ट, तो प्रॉपर्टी भी है, पर्सनल राइट्स भी हैं, उन पे डिपेंड करेगा ना। अगर पर्सनल राइट्स का कंप्लायंस चाहिए आपको तो डोमिसाइल इज सफिशिएंट, बट अगर प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी में तो एक इमूवेबल है और एक मूवेबल ऐसी भी प्रॉपर्टी का डिफरेंस है, इनके लिए रूल अलग है ना। जुडिक्शन कैसी होएगी, मान लो किसी के साथ पर्सनल रॉन्ग हो गया, यानी पर्सनल राइट्स हैं, इसके अलावा पर्सनल राइट्स हैं, अगर वो इम्पोज करने हैं तो कुछ रूल अलग हो सकता है, राइट। उसके अलावा थर्ड क्या है, कॉज ऑफ एक्शन है, यानी अगर ब्रॉडली आप क्लासीफाई करना चाहो ना किसी एक्ट को कि केस क्यों चलेगा, तो इन्हीं में आ जाता है, या तो प्रॉपर्टी का कुछ इशू है, पर्सनल राइट्स का इशू है, कॉज ऑफ एक्शन किसी एरिया में अराइज हुआ है, या पर्सनली जो कंप्लायंस चाहिए डिफेंडेंट है उस एरिया में है। तो इस आधार पे अगर हम सिविल प्रोसीजर कोड के जुडिक्शन को करना चाहें तो 16 से लेके 18 सेक्शन वो डील करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर के, ठीक है। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या हो सकता है, पॉसिबल जो रिलेटेड केसेस हैं वो क्या दे रखे हैं, रिकवरी हो सकती है, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी को रिकवर करना है, उसका पार्टीशन हो सकता है, राइट, उसका सेल, फोरक्लोजर या रिडेम्पशन हो सकता है। अब ये सेल कोमा लगा देती हूँ, ठीक है, सेल, फोरक्लोजर, रिडेम्पशन ऑफ मोर्टगेज, यानी वो मोर्टगेज होनी चाहिए और अंडर चार्ज हो, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी, तो यानी 1, 2, 3, फोर्थ क्या हो सकता है, कोई एनी अदर राइट हो, राइट और इंटरेस्ट किस में हो, इस इमूवेबल प्रॉपर्टी में हो, और क्या हो सकता है, रॉन्ग कमिट करा हो, रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। आपकी मैं बताती हूँ ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी को किसी ने आग लगा दी है, किसी के गेहूं के गोदाम में किसी ने चूहे छोड़ दिए, वो खा गए सारे को, तो टोट कमिट हो गया प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, मतलब मिसचीफ हो गया ना। रॉन्ग कमिटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी, ये एक एक्सेप्शन भी है, मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर रेस्ट्रेंट, ठीक है, अटैच हो रखी है, रेस्ट्रेंट में है, डिटेन कर रखी है। इन सारी बातों में यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर ये कोई भी डिस्प्यूट है तो ये केस कहाँ चलेगा, यानी कौन से फॉरम की जुडिक्शन होगी, वेयर द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। अब आप कहोगे ये तो सुना सुना लग रहा है, सुना सुना लग रहा है ना, ये तो क्यों लग रहा है ये सुना सुना, क्योंकि यही तो रूल है लेक्स लोकिसिटस का। लेक्स लोकिसिटस कहता है जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है उससे रिलेटेड अगर ऐसा कुछ है, ये सिविल प्रोसीजर कोड भी कहता है, तो इनडायरेक्टली सिविल प्रोसीजर कोड इज ऑल्सो एडमिटिंग दिस इंटरनेशनल प्रिंसिपल लेक्स लोकिसिटस, जहां पे वो सिचुएटेड है, यानी कि इससे बाहर नहीं हो सकता। इसी में एक एक्सप्लेनेशन है जो ये कहती है यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब है प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया, यानी फॉरेन कंट्री में सिचुएटेड अगर कोई प्रॉपर्टी, उस पर ये प्रोविज़न अप्लाई नहीं होती, मीन्स इंडिया की कोई पावर नहीं है उस प्रॉपर्टी को डील करने की। ऐसा नहीं पॉसिबल है ना कि एक कोर्ट के पास जुडिक्शन है, वो कहेगा, जैसे कि मैंने मकैम्बिक रूल में बताया था, वो कहेगा कि हम फॉरेन कंट्री में एक लैंड है, हम डिसाइड कर देंगे उसको, तो जस्ट नॉट पॉसिबल। फिक्स है ये रूल, और ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रूल है जो हमने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में भी इन डिटेल पढ़ा था।
16 से 18 ये कहता है, और 16 से 18 में मतलब 16 तो ये रूल कह रहा है जो ये बताया है। 17 व्हेन ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है मोर देन वन प्लेस पे हो, यानी एक से ज़्यादा जुरिडिक्शन में अगर प्लेस मोर देन वन प्लेस पे जब ये इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो सिचुएटेड है एक से ज़्यादा में, तो फिर एक से ज़्यादा प्लेसेस की जुरिडिक्शन हो जाएगी। 18 कहता है व्हेन द प्लेस इज अनसर्टन, एक से ज़्यादा है बट अनसर्टन है, तो कोर्ट विल डिसाइड कि कहाँ प्रॉपर्टी सिचुएट हो जाएगी, है ना। तो ये है हमारे जनरल प्रॉपर्टी के रूल। ये मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी, ये हमारा जो इंटरनेशनल में है एक छोटा सा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यही रूल इंटरनेशनली एक्सेप्टेड भी है। फिर उसके अलावा 19 और 20 दो सेक्शन हैं जो डील करते हैं मूवेबल से एंड रोंग अगेंस्ट मूवेबल्स एंड पर्सन। किसी पर्सन के अगेंस्ट अगर कोई रोंग कमिट हो जाता है तो फिर वो कहाँ होगा, तो इसका सिंपल सा रूल है, ये पर्सन के अगेंस्ट है तो जहाँ पे डिफेंडेंट रिजाइड करता है, वर्क फॉर गेन करता है या कैरीज ऑन बिजनेस करता है, इनमें से किसी भी जगह पे सूट को फाइल करा जा सकता है। एक तो ये डिफेंडेंट से रिलेटेड, और सेकंड कॉज ऑफ एक्शन, जहाँ पे अराइज हुआ है जिस प्लेस पे वहाँ पे सूट फाइल कर सकता है। तो मूवेबल्स एंड रोंग्स, पर्सन के अगेंस्ट अगर कोई रोंग हो जाता है तो ये प्रोविज़न है, इन जगहों पे सूट फाइल हो सकते हैं अंडर द सिविल प्रोसीजर कोड सेक्शन 1920 CPC, राइट। उसके अलावा ये इंटरनेशनली एस्टैब्लिश रूल है कि अगर मान लो डिफेंडेंट को ऑब्जेक्शन है, इधर दैट फोरम हैज़ नो जुरिडिक्शन और द फोरम इज इनकन्वीनियंट, एक्सेप्शनली हार्श टू हिम और हार्डशिप हो रही है, तो भाई CPC भी यही कहती है हमारी, और इंटरनेशनल प्रिंसिपल भी कहते हैं कि एज सुन एज पॉसिबल ऑब्जेक्शन उठाओ। इफ़ यू डू नॉट रेज द ऑब्जेक्शन और आप अपने आप को सबमिट कर देते हो तो लेटर ऑन यू कैन नॉट क्लेम दैट की नो जुडिक्शन। जैसे कि मान लो कोई लेडी अमेरिका में रहती है, उसको सम्मन आया, उसने सम्मन रिसीव कर लिया और फिर कहती कि मैं नहीं जाती कोर्ट, मैं तो अपने घर जा रही हूँ, तो नाउ शी कैन नॉट डिक्लाइन। वो वहीं थी, उसने सम्मन रिसीव किया है और कोर्ट की डेट को नोट कर लिया है, वो वहाँ पे ले गए हैं कि येस आई विल कम। अगर वो नहीं आते फिर तो एक्स पार्टी डिसीजन माना जाएगा, लेकिन इफ़ शी इज़ नॉट अवेयर ऑफ द प्रोसेस, उसको पता ही नहीं चला, क्योंकि सम्मन भेजना एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है सिविल प्रोसीजर की। कहीं भी चले अगर सिविल के सूट, उसमें पता तो होना चाहिए ना डिफेंडेंट को कि ये फोरम मुझे बुला रहा है। तो अगर ये वाली प्रोसेस है ना, तो वो जो 3 है ना, डिफेंडेंट या तो प्रेजेंट है या टेम्परेरीली प्रेजेंट था, अब एब्सेंट है, बट ही इज़ अवेयर ऑफ द प्रोसेस। थर्डली ही हिमसेल्फ वॉलंटरली सबमिटेड टू दैट जुडिक्शन, तो उस कोर्ट की जुडिक्शन हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक ये काफ़ी लंबा वीडियो बन गया है और बहुत ही डिटेल में हो गया है जुडिक्शन, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। देन ऑल्सो इफ़ यू फील सम प्रॉब्लम यू कैन टेल मी हाउ, राइटिंग इन द कमेंट्स। एंड भाई आपकी पॉजिटिव फीडबैक्स के लिए मैं थैंकफुल हूँ, बहुत अच्छा फील होता है, और आगे भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी बेहतर से बेहतर टॉपिक्स लाऊं। फिर भी कमेंट्स में मैं आपके कमेंट्स पढ़ लेती हूँ, कई रिप्लाई सबका नहीं कर पाती हूँ कई बार, बट आई ट्राई, और मैं उनको पढ़ के एक डायरेक्शन भी मिलती है कि स्टूडेंट क्या पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो मिलके हम इस जर्नी को चालू रखेंगे। बाय बाय।